बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की लास्ट सेपरेशन टेक्निक का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी। तो आप इस लेक्चर को जब यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो जहां कहीं मसला आप फील करें वहां पे यूट्यूब से इस लेक्चर को देख लें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं क्रोमेटोग्राफी। बेटे, सबसे पहले ये टॉपिक को करने के लिए आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को खोलना है तो बुक से जो आखिरी टॉपिक होगा क्रोमेटोग्राफी, उसको आप लोगों ने बुक से करना है रीड। और बुक के ऊपर आप लोगों ने हेडिंग्स बनानी है, क्वेश्चन बना लेनी है इस लेक्चर के तहत। यहाँ पे मैंने इसको लेक्चर के तौर पे आज आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये मैं नोट्स की शक्ल में आपको नहीं पढ़ा रहा। चैप्टर 2 पूरा मैंने आपको नोट्स की शक्ल में पढ़ाया है। आपने वही याद करना था जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट्स को समझना है, तो समझने के बाद बुक से क्वेश्चन बनाने हैं। विद इन 2 और 3 डेज आपको क्रोमेटोग्राफी के बने बनाए नोट्स भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है जी? जी सर। ओके बेटे, तो ये जो लेक्चर आपसे शेयर कर रहा हूँ ये MG21 का पिछले साल का व्हाइट बोर्ड का लेक्चर है। उनकी GR का नाम था फलक। तो आप देख सकते हैं उसका नाम जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फलक का। 2 कलर में लिखा है, जरा गौर करें, ब्लैक और रेड में। क्लियर है जी? तो जी ये, हाँ, यहां से आप जरा देखिएगा। तो क्रोमेटोग्राफी का ओरिजिन क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड क्रोमेटो से निकला है। ग्रीक वर्ड क्रोमेटो से एक वर्ड निकाला गया है क्रोमेटोग्राफी, जिसका मतलब है कलर राइटिंग। ये मैंने आपके सामने कलर राइटिंग की है, फलक नाम को मैंने रंग बिरंगा लिखा है। आप कभी गौर करेंगे जो आपने यहाँ पे लिखा ना, क्या आज आपने दुरूद पाक पढ़ा है, तो ये भी देखें, ऊपर ब्लैक है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, येलो है। तो जब आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ कलर में किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं लिख कर, उसे बोलते हैं कलर राइटिंग। समझ आ गई है जी? जी सर। उसके बाद है डेफिनेशन। तो क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन कैसे करनी है? तो ये 2 पॉइंट्स आपके सामने, 2 बुलेट्स मैंने इनको मिला देना है। आपने लिखना है क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक। इन दिस टेक्निक कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड। तो इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको एक चीज का अंदाजा हो गया है कि आज की टेक्निक बड़ी ही वर्सेटाइल है। आज की टेक्निक बड़ी ही वर्सेटाइल है। अच्छा, मिनाहल सईद कह रही है आपकी आवाज कट रही है, क्या बाकी बच्चों को ये इशू आ रहा है? नो नो ओके, सर। मिनाहिल सईद आपके बेटा नेट का इशू है। अच्छा, मेहताब और माहम आप लोगों का भी यही कहना है? अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे बेटे। तो क्रोमेटोग्राफी कहाँ से वर्ड ये ओरिजिनेट किया गया है, ओरिजिन क्या है, ये वर्ड कहाँ से निकला है? ये ग्रीक वर्ड क्रोमेटो से निकला है, जिसका मतलब है कलर राइटिंग, रंग बिरंगा लिखना। जैसे मैंने फलक नाम को 2 मुख्तलिफ कलर में लिखा, रेड और ग्रीन में। अब डेफिनेशन क्या है? इन 2 बुलेट्स को मिला के डेफिनेशन बना ले, लिखे इट इज अ सेपरेशन टेक्निक which is used to separate the components of mixture। तो डेफिनेशन से मेरे बच्चों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आज की टेक्निक बड़ी ही वर्सटाइल है। ये यूनिवर्सल सी टेक्निक है, ये बड़ी चीजों पर लगेगी। मैं फिल्ट्रेशन करते हुए, क्रिस्टलाइजेशन करते हुए, सब्लिमेशन करते हुए और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हुए एक चीज को सेपरेट करता था। क्रोमेटोग्राफी की मोज क्या है कि आपने कई चीजों को इकट्ठा ही सेपरेट कर लेना है। आप लोगों ने एक मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा ही सेपरेट कर लेना है। तो एक फर्ज कर ले, मिसाल के तौर पे आप में से किसी बच्चे का ब्लड का सैंपल हमने लेना है और उस सैंपल में चेक करना है रेड सेल्स कितने हैं, व्हाइट सेल्स कितने हैं, उसमें चेक करना है प्लेटलेट्स कितने हैं, प्लाज्मा कितना है, फाइब्रिनोजन कितना है। फिर देखना किसी बच्चे ने गलती से अगर कोई दवाई पी या दवाई उसके ब्लड में शामिल है कि नहीं। तो ये सारा कुछ मैं एक ही वक्त में सेपरेट करूंगा। बेटे क्लियर है यहां तक? जी सर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, क्रोमेटोग्राफी का असूल क्या है? कि इन क्रोमेटोग्राफी components are separated on the basis of their distribution between MP and SP। बेटा, MP का मतलब है मोबाइल फेज और SP का मतलब है स्टेशनरी फेज। तो आपने ये MP और SP वर्ड नहीं लिखना, MP की जगह लिखना है मोबाइल फेज और SP की जगह लिखना है स्टेशनरी फेज। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है कि आपने चीजों को सेपरेट करना है इस बेस पे कि कौन सी चीजें खुद को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं मोबाइल फेज में
और कौन सी चीजें खुद को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं स्टेशनरी फेज से। आसान लफ्जों में दो तरह के फेज होंगे, एक होगा मोबाइल फेज, कुछ चीजें उसमें जाके सेपरेट होंगी, और एक होगा स्टेशनरी फेज, कुछ चीजें उसमें जाके सेपरेट होंगी। ये चीजें कैसे जाएंगी, कैसे सेपरेट होंगी, इन चीजों को जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेक्चर में आगे डिस्कस होगा। जी बेटे, क्लियर है यहां तक? जी सर। ओके, अगला वर्ड आगे है मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज उसे बोलते हैं, मैं पहले यहां से एक बात पूछता हूँ, अमन फातिमा, ये जो मोबाइल हम लोग चलाते हैं जिससे आप लोग क्लास ले रहे हैं वो इस टाइम, जी, इस मोबाइल का असल नाम क्या है? इस मोबाइल का असल नाम हाँ, फोन। ए ना कहनी सर जी, इस मोबाइल का नाम है Oppo A54। नहीं सर जी, इस मोबाइल का नाम है एप्पल एप्पल iPhone 12। तो एक भाई, टेलीफोन टेलीफोन। टेलीफोन नहीं बेटा। जी, सर सेल बोलते हैं। जी, वेरी गुड। तो मामा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मामा को मैंने बोला भी था कि मामा तुमने खुद अनम्यूट नहीं करना, लेकिन वो मामा से नहीं रहा गया, जहाँ पे सवाल का जवाब है उसने कहा जी फर्ज है मेरा, मैं दे दूं। चले, अच्छी बात है, वेरी गुड। बेटा, इस मोबाइल को बोलते हैं सेलुलर फोन, क्योंकि ये सेल से चलता है, बैटरी से चलता है। क्लियर है बेटा जी साहब? सर। अब इस फोन का नाम मोबाइल फोन क्यों पड़ा है? लफ्ज मोबाइल का मतलब होता है मूव करना, हरकत करना। आज से पहले ना लोग जो फोन यूज करते थे ना, वो आपके घरों में शायद किसी ने पीटीसीएल देखा है। यस। तो वो तार होती है, उस तार के साथ आप बाउंड है, आप उस तार से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। फिर दुनिया में आया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको पकड़ के आप लोग फोन करते हैं और साथ में वॉक कर रहे होते हैं। बात करते करते यहां से शुरू हो जाए, और चाहे माछी के का गंदा नाला भी क्रॉस कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि इस फोन को पकड़ के आप मूव कर सकते हैं, इस वजह से इसका नाम मोबाइल फोन रखा है। क्लियर है जी? जी सर। तो मोबाइल फेज का मतलब मूव करने वाला, हरकत करने वाला। तो मोबाइल फेज वो है जो मूव कर सकता है। और आप सबको पता है मूव कौन कौन सी चीजें कर सकती हैं, या कोई गैस मूव करती है, या कोई लिक्विड मूव करता है। क्लियर है? जी यस सर। हाँ जी, गैस को छोड़ें, गैस मूव करेगी। इस कमरे में आप अपने कमरे में परफ्यूम निकालें और उसका एक पफ छोड़े। तो वो जो आप उसका एक पफ छोड़ेंगे ना, एक छिड़काव करेंगे, वो पूरे कमरे में खुद को फैलाएगा। तो गैस मूव करती है, इसे बोलते हैं मोबाइल फेज। इसी तरीके से आप अपने एक गिलास में पानी डाल के फर्श पे फेंक दें, पानी मूव करेगा, इसे क्या बोलते हैं? मोबाइल फेज। तो मोबाइल उन चीजों को बोलते हैं बेटा जो मूव करें। क्लियर है? जी जी। जो सॉलिड है वो अपने आप मूव नहीं करता। इस बात से शायद मैंने आपको क्लास में बताया, मैं आपको एक बता दूं, सॉलिड मूव कर जाए अपने आप तो हम परेशान हो जाते हैं। मैंने आपसे एक वाकया शेयर किया था, मैं उसको दोबारा करता हूँ, शायद EG9 वालों को नहीं पता इस वाकये का। कि मैंने एक होम ट्यूशन पढ़ाई थी 2011 के अंदर, खुद मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अबू निगम स्कूल में पढ़ाता था, सिर्फ 3500 रुपया तनख्वाह थी। और एक होम ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल में 1500 रुपया देते थे, चूंगे में से 5000 रुपया में कमाता था। उस स्कूल में ना एक बच्चा पढ़ता था 6 क्लास में, उसकी सिस्टर थी 8 क्लास में, वो मेरे पास नहीं थी पढ़ती। तो वो घर जाके ना मेरी तारीफें बड़ी करता था सारी। ये तब मैं पढ़ाता पढ़ता काम तो मुझे पढ़ाना नहीं था आता, मैं बच्चों को ना कहानियां बड़ी सुनाता होता। तो बच्चे ना बड़े इंप्रेस होते थे जिन्नात की कहानियां सुन के, मेरे से ना वाकयात सुन के। तो घर जाके बड़ी तारीफ करता था। तो उनके पेरेंट्स ने सोचा क्यों ना सर अरसलान को कहें कि हमारी बेटी को पढ़ा दें। वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी हमारी बच्ची को पढ़ाना है, तो 8,000 रुपया आपको फीस देंगे। मैंने तो ऐसे सोचा जैसे मेरा जैकपॉट ही लग गया है, 8,000 रुपया फीस मिलेगी। वैसे मैं पूरा दिन 5,000 कमाता हूँ, सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ाना। वो एक पठान थे, खान फैमिली थी। इधर ना ये फाटक है ना, क्रॉस करके शेखुपुरा वाली, ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी से पहले फाटक आती है, शेखू विलास से पहले, जो आजकल बड़ी, यस सर। जिसका बड़े भैड़े हाल हुए हैं, वहां पे मट्टी मट्टी हुई है यस आज। सर। तो उधर ना वो फाटक क्रॉस करके ना जामिया स्कूल की तरफ उनका घर था। तो उधर मैं गया हूँ पहले दिन, बड़ा काफी रिच लोग थे, जापान में उनकी काफी फैमिली सेट थी। तो वो ना बड़ा खूबसूरत सा घर, उन्होंने बड़े खूबसूरत शैंडलियर लगाए थे, शैंडलियर फनूस को कहते हैं। बड़ा खूबसूरत डाइनिंग टेबल। तो वो बच्ची जो है वो बैठी मेन चेयर पे, मैं साथ वाली चेयर पे। पहले तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े थे, टीचर हमारा बैठा था चेयर पर और हम उसके सामने जमीन पर बैठते थे। तो हमने कहा यार ये अच्छी बात है, टीचर जो है छोटी चेयर पे बैठा है, बच्ची बड़ी चेयर पे। मैं कहा चलो खैर है, अमीर लोगों के नखरे ऐसे ही होते हैं। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, और पहले दिन वक्त मैंने उसको पढ़ा दिया, और बड़ी वो ना पढ़ना शुरू हो गई। घर वाले भी हैरान कि बच्ची आधे पौने घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ती, आज सर ने को 1.5-2 घंटे लगा दिए। तो मैंने कहा चलो जी पक्की होगी अपनी तैयारी। तो अगले दिन मैं गया हूँ तो बैठे बैठे ना यकदम
उन दिनों में मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मैं अपना काम कर रहा था कोई। तो मैंने बच्ची को बोला, बेटा जो कल पढ़ाया वो जरा लिख के दिखाओ, फिर मैं आपसे ना काम सुनता हूँ या जो भी आगे पढ़ाता हूँ। वो थोड़ी देर बाद बच्ची ने यकदम गर्दन उठाई और उठा के ना उसने मेरी तरफ मुंह कर लिया। और मैंने यकदम डर गया, मैं कहा क्या मसला है? तो उसने भाई अपनी उंगली रखी होंठों पे और उसने कहा, मैं कहा, चुप करिए। मैं कहा अच्छा। और उसने दूसरा मुंह करके पीछे आवाजें शुरू कर दी। उसने कहा चलो भागो यहाँ से, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ इधर आए हैं, सर के सामने तुम आओगे ना तो सर गुस्सा करेंगे। और मैंने कहा इसकी बहन बून होगी, मैंने कहा बेटे मैं डांटता हूँ। मैंने पीछे देखा, पीछे कोई चीज ही नहीं थी है। तो मैं भाई वहां से फौरन शूटर हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की, मैं नहीं गया। उस बच्ची को ना जिन नजर आते थे, पता नहीं जिन नजर आते थे या ड्रामेबाजी थी। तो ऐसे जब आपको पता चला जिन्नात है या देव यहाँ पे कोई फिर रहा है, वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, तो बंदा डर जाता है। तो आपके कमरे में अगर सॉलिड अपने आप खड़के ना, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे बड़े इजी होके क्लास ले रहे होंगे, बिस्तर पे लेटे होंगे, मोबाइल पकड़ा होगा, अचानक उनको पता चले कि उनके साथ में जो पड़ा हुआ है तकिया पड़ा है और तकिया हवा में उड़ना शुरू हो गया है, तो आप लोग चीखें मारना शुरू कर देंगे ना? हाँ जी। जी सर। हाँ जी। वेरी गुड, शाबाश अमन। आप ना मारना, जिन आए तो आप जिन्नात को डरा देना, ठीक है? तो बेटे, सर ये चीज खुद और मूव करते हैं, कौन करते हैं मोबाइल? क्या बेटे? जो चीज खुद मूव करे उसको मोबाइल कहते हैं। नहीं बेटा, हाँ जो चीज जिसको मूव करवाया जा सके, जिसके जरिए मूवमेंट हो सके, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है जी, और गाड़ी में आप लोग गाना लगा लेते हैं, कालियां ने राता राता में चनेरा है नेरे विच गड्डी गड्डी च यार तेरा, और स्कूटर गाड़ी चलाते हैं तो उसे ऑटोमोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाड़ी आपको मूव करवा रही है। तो मोबाइल उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो मूव करें या जिनको मूव करवाया जा सके। ठीक है, खैर यहाँ पे मोबाइल फेज वो है जो अपने आप मूव करेगा। ठीक है, सॉलिड चूंकि अपने आप मूव नहीं करते, सॉलिड अपने आप मूव करें तो आप डर जाएंगे। इस वजह से मोबाइल फेज में सॉलिड को शामिल नहीं किया जाता। क्लियर है जी? जी सर। अच्छा अनीबा इमरान, अगर कोई सॉलिड राउंड हो तब भी बेटा वो वो स्टेशनरी फेज ही होता है, वो मूव नहीं करता। मिसाल के तौर पे आप एक बॉल ले लें, राउंड कलर की, यानी सफियर सफियर स्फेरिकल बॉल ले लें और वो हल्की है, तो सारी बात है बेटा वो हवा से मूव कर जाएगी, आप नहीं डरेंगे। लेकिन आपके घर में एक बड़ा सारा गोल पत्थर है जिसको 10 बंदे भी उठा नहीं सकते, बेटा वो हिलना शुरू कर देना अपने आप, तो फिर आप मूव करना, आप डर जाएंगे। वो पत्थर डांस करना शुरू कर दे, आप डर जाएंगे किसको क्या हो गया। क्लियर है जी? मुनीबा इमरान क्लियर है? मुनीबा इमरान, कोई आमन क्लियर उसरत है। आ गया? हाँ हूं तो करो आगे से, ओके। अच्छा जी, अब आ गया स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज वो है जो मूव नहीं करता। यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये स्टेशनरी के स्पेलिंग में ARY है। अगर ए की जगह ई आ जाए तो स्टेशनरी का मतलब ये कॉपी पेंसिल वाली चीजें होती है। क्लियर है? तो ये मेरा बेटा जी स्टेशनरी फेज वो है जो मूव नहीं करता। ये या तो सॉलिड होता है या बेटे ये लिक्विड होता है। इससे पहले आप मेरे से एतराज करें तो मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा जी, फरीदा रजा कहती है हम नहीं डरेंगे क्योंकि हम जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ जी बेटा, आप दरख्त से भी गुजर जाए ना तो जिन जिन कहते हैं पना हो गए टोर साढ़े बच्चे डर दे पे, घट खौफ ना शक्ल बना के जाया कर। अच्छा आगे देखें। सवाल है जी, स्टेशनरी फेज वो है बेटे जो मूव नहीं करता, ये या तो सॉलिड होता है या ये लिक्विड है। अब फौरी इससे पहले कि आप मेरे ऊपर सवालों की गोलियां फेंकें कि सर अभी आपने कहा था लिक्विड मूव नहीं करता और अब आप कह रहे हैं जी स्टेशनरी फेज लिक्विड, मैं इसकी बात बताता हूँ। आपको अपने बचपन के दिन याद है? जरा चेक कीजिएगा। ये मैं आपके सामने ब्लैक कलर में ना एक चीज बना रहा हूं, समझे? कि बचपन में जब आप लोग चेयर्स पे बैठते थे, वो कच्ची पक्की के दिन KG PG में आप लोगों को चेयर्स छोटी छोटी लगा के देती थी टीचर, तो उनके ऐसे फर्ज कर लें, ये जो मैं ब्लैक चीज बना रहा हूँ ये उस चेयर का हैंडल है। बेटे क्लियर है? जी यस ओके। सर। अब अपने बचपन के दिन याद रखिएगा, ये ना कहना मैं बचपन में ऐसा नहीं थी करती, एडे तुसी लंडे दी फातिमा जना। अब ये जो मैं रेड कलर में बना रहा हूं ना बेटे, ये आप लोगों ने चेयर पे फेंक दिया थूक। बचपन में बच्चे कुर्सी पे बैठते थे, वहीं पे आप लोग थूक फेंक देते होते थे। ठीक है जी? और फिर आप लोग इतने से आप लोग खुश नहीं थे होते। फिर मेरे बेटा आप लोग अपनी उंगली से ना इस थूक को पूरी चेयर के ऊपर लेप करते थे, इसको बनाते थे, इसकी लेयर बना के इसको सुखा देते थे। अब समझ आ गई है? यस। हाँ देखा, सारे यस कह रहे हैं, सारे ये हरकत करते रहे, शर्म करो। बचपन से ही तुम लोग जो है ना इस तरह की हरकतें करते रहो। देखो अब, तो बेटा ये जो सर लिक्विड, मजा आता था। हमरा मजा आता है। ओके हमरा,
दूसरों को खाना खोना खिलाया करो, किसी गरीब इंसान को बिरयानी खिलाओ, उसमें भी बड़ा मजा आता है, नेकी करके भी बड़ा मजा आता है। अच्छा आगे आ देखें। जाए सर, आपको खिला देती हूँ। हाँ आज तेन पता ना सर ने आना है तो ना मैं बिरयानी खवानी, ठीक है। एडा जे तू नहीं हाँ। सर, खिला हाँ दूंगी मैं आपको। हाँ तो तू पुत्र अरसल अकेडमी आके बिरयानी ले आई ना मेरे को, तो मैं नाल अपनी भैन ਨੂੰ बोतल पियावांगा, नाल शवारमा खवावांगा, नाल चलिए ठीक है, अरसल अकेडमी का ड्रेस तो दे, मैं अभी आती हूँ। अब मेरे नोट्सों पे लिखा होगा, ठीक है जी। वो अगले जो चैप्टर 3 के मैंने नोट्स शेयर करने हैं उसमें पूरा एड्रेस लिखा होगा। अच्छा जी। अबिया शुएब कहती है मैंने ये काम नहीं किया। वाह अबिया शुएब, आप मरेंगी तो हम आपका खुतबा बना देंगे और उसके ऊपर ना हिंदुओं को बुलाएंगे, वो आपकी आरती उतारा करेंगे। इतनी नेक खातून कहाँ से आ गई? ठीक है जी। नहीं नहीं मुजफ्फर मैं खा लूंगा, आपने फिर भी नहीं खानी, पुत्र तू खुआना नहीं बंद। अच्छा देखें मेरे बेटे, आगे सुने आगे सुने। तो आज का ना लेक्चर जरा थोड़ा बोरिंग था, इसलिए मैं अपने बच्चों को ना जरा थोड़ा सा शुगर मेला लगा रहा हूँ कि आप लोग एक्टिव रहें, ठीक है। ओके वैसे ही पूरा दिन पढ़ पढ़ के आपकी मत बजी होती है। अच्छा आगे देखें। अब जब आप किसी सॉलिड के ऊपर किसी लिक्विड को डाल के ऊपर उसके ऊपर लेप करते हैं, बारीक सी तह बना देते हैं, उस तह को बोलते हैं थिन फिल्म। क्या बोलते हैं? थिन फिल्म। बेटे बात समझ आ गई? अब इसका एक एक्सपेरिमेंट जी। करना है, सुने। आपके घर में ना शीशे का कोई टेबल अगर पड़ा है, उस शीशे के टेबल पे पानी का एक कतरा फेंक के उस कतरे को अपनी फिंगर से, उस ड्रॉप को अपनी फिंगर से उस शीशे के ऊपर आप लेयर बना दें। वो बारीक सी लेयर जिसकी आप लोग थिकनेस या मोटाई नहीं निकाल सकते, उस पानी की लेयर को हम बोलेंगे थिन फिल्म। और बेटे जब वो खुश्क होगी ना, तो बकायदा शीशे के ऊपर आपको वो महसूस होगी, आपको दाग नजर आएगा पानी का। क्लियर है जी यहाँ तक? अब समझ आ गई जी सर। कि अगर लिक्विड को स्टेशनरी फेज बनाना है तो किस तरह से बनाना है, कि लिक्विड के ड्रॉप को सॉलिड के ऊपर आप लोगों ने उसकी एक लेयर बनानी है। लेकिन इस पूरे फिनोमेना में याद रहे कि सॉलिड आपके पास इनर्ट हो। सॉलिड आपके पास क्या हो? इनर्ट। इनर्ट का इनर्ट। मतलब सॉलिड उस लिक्विड के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे। जैसे शीशे पे पानी को फेंक के पानी को खुश्क कर दें, तो शीशा उस पानी के साथ किसी तरह का भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता, बस उसको अपने ऊपर खुश्क करता है बस। तो खुश्क करना है उसने, उसके साथ रिएक्शन नहीं करना है, यानी तल्लुक नहीं निकालने बैठ जाना। जैसे आपने देखा नहीं क्लास में कभी कभार ऐसा होता है, कोई बच्चा आता है वो कहता है नया आता है, आपकी सहेली शुरू होती है, हाँ भी कौन हो क्या हाल है, अच्छा तुम्हारा ये नाम है, अच्छा मेरा भी ये नाम है, अच्छा अच्छा आप भट्ट होते हैं, अच्छा हम भी भट्ट होते हैं, आप उधर रहते हैं, अच्छा साथ वाली गली में मेरी नानो रहती है। तो फिर थोड़ी देर बाद आप कहते हैं यार तेनू की लोड़ सी, तू वखरी उसके साथ फ्री हुई जा रही हो, वखरी रिश्तेदारी निकाल रही हो। तो इस तरीके से याद रखना कि सॉलिड रिश्तेदारी ना निकालने बैठ, सॉलिड का काम है लिक्विड को अपने ऊपर खुश्क करे, उसके साथ केमिकल रिएक्शन ना करे। बेटे क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब यहाँ पे दो चीजों में फर्क जानना जरूरी है। ये वर्ड लिखा हुआ मैंने एडजॉर्ब, ADSORB, एडजॉर्ब, जबकि अब तक आपने वर्ड पढ़ा हुआ है एब्जॉर्ब, AB। वो AB से बनता है, यानी जहां पे D है ना बेटे वहां पे B आया होता है। ऐसा ही है ना, आपने वर्ड एब्जॉर्ब पढ़ा है ना, और मैं अपने बच्चों को पढ़ा जी रहा हूँ, सर। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एब्जॉर्ब। अच्छा इन दोनों में फर्क है। एब्जॉर्ब होता है किसी चीज का सरफेस के अंदर जाके जज़ब हो जाना। हाफजा मुजदलफा, हाफजा मुजदलफा, हाफजा मुजदलफा, अनम्यूट कर खुद को। जी 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 करी जा रही हूँ, अनम्यूट करो, एडी तुम्हारी ताबेदार, जल्दी कर मेरा बेटा, अनम्यूट कर अपने आप। सर। हाफजा मुजदलफा तुम क्यों आई हो क्लास में? है सॉरी समझ। क्लास में लेट क्यों आई हो? हाफजा नहीं मुजदलफा सर, जल्दी। मैं तो स्टार्ट पे ही थी। नहीं स्टार्ट पे मैंने 10 दफा पूछा हाफजा मुजदलफा किधर है, तुम आगे से बोली नहीं हो। है दाल लगाना चाहती हो तुम मुझे? हाँ मुझे तुम लोग दान नहीं लगा सकते हैं, शानी शानी तुझे जान नहीं, तू यार राम जी कट्टे साग घोट के मार कर यार। तो मेरे साथ ना मुझे खबरदार किसने दाल लगाने की कोशिश की। इधर देखो जरा खुद को अनम्यूट करो। बेटा मिट्टी में पानी डालें तो पानी मिट्टी के अंदर जाता है कि नहीं? जाता है। इसे बोलते हैं एब्जॉर्ब। और अब अगर आप लोग अपनी लेदर की जैकेट पहने, सर्दी में आप लेदर की जैकेट पहन कर आएंगे, उसके ऊपर पानी गिर जाए तो अंदर नहीं जाता, ऊपर ही खुश्क हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब। अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर जाके जज़ब हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, उसे एब्जॉर्ब बोलेंगे। और अगर वो सरफेस के ऊपर ऊपर ही खुश्क हो जाएगी तो उसको एडजॉर्ब बोलेंगे। समझ आ गई है? यस जी। सर। ओके। तो अब तो देखें अगला पेज। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है ना? तो यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या? क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल पेपर में आता है, डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, तो लिख देना मोबाइल फेज कैन मूव, इट मे बी गैस और लिक्विड, स्टेशनरी फेज कैन नॉट मूव,
इट मे बी सॉलिड और इट मे बी लिक्विड एड्सॉर्ब ऑन इनर्ट सॉलिड एज अ थिन फिल्म। थिन फिल्म का मतलब बारीक सी लेयर बन जाएगी। खुश्क करना है, बड़ा ही बारीक सा खुश्क करना है किसी चीज को। आगे देखिए, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। इसको शो करते हैं के से। के का फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। भाई सुनना जरा बड़े गौर से, मैंने बड़ी ना एक अजीब सा क्वेश्चन पूछना आप लोगों से, तो जो के का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन एमपी। एमपी का मतलब मोबाइल फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन एसपी। एसपी का मतलब स्टेशनरी फेज। अब मेरे बच्चे जानते हैं कि जो चीज बटे के ऊपर है जिसको न्यूमिरेटर कहते हैं वो है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के साथ के का रिलेशन होगा डायरेक्ट। ये बात मैंने क्लास में सिखाई है कि बटे के ऊपर वाली रकमों के साथ आपका रिलेशन होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि जब मैं के बढ़ाऊंगा तो मोबाइल फेज बढ़ेगा। और नीचे ये दो लाइनों का मतलब क्या है, ये लफ्ज सेम टू सेम नीचे आने, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन। अब एमपी की जगह मेरे बेटे क्या लफ्ज लिख देना है, एसपी। एसपी का मतलब स्टेशनरी फेज। अब जो चीज बटे के नीचे उसके साथ रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। यानी जब कोई चीज मोबाइल फेज में रहेगी तो के बढ़ेगा, और जब कोई चीज स्टेशनरी फेज में ज्यादा रहेगी तो के कम होगा। ये बात समझते हैं कि रिपीट कर दूं? बेटे बात समझ आ गई है कि यस अमन जी सर। अमन अमन फातिमा समझ आ गई है? अमन फातिमा, जी सर। हाँ जी। बटे के ऊपर है जी मोबाइल फेज, इसके साथ रिलेशन है डायरेक्ट। यानी मोबाइल फेज में कोई चीज रहेगी तो के बढ़ेगा। बटे के नीचे है एसपी यानी स्टेशनरी फेज, तो स्टेशनरी फेज में कोई चीज रहेगी तो बेटा के कम होगा। इसे मैंने नीचे एमसीक्यूज बनाया है कि जिसका के बड़ा वो एमपी यानी मोबाइल फेज में, और जिसका के छोटा वो एसपी यानी स्टेशनरी फेज में। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है? राबिया शहजाद बेटा खुद को अनम्यूट करना। राबिया शहजाद MG2 से रोल नंबर 52, बेटा जल्दी से खुद को अनम्यूट करके रिपोर्ट करें। जी राबिया शहजाद इज रिपोर्टिंग। जी सर। ओके माय बॉय लिसन टू मी। मैं कहता हूं के की वैल्यू 0.1 है अगर कलर रेड है, तो जो रे के की वैल्यू 0.1 है अगर कलर रेड है, और के की वैल्यू 0.8 है अगर कलर ब्लू है। के की वैल्यू 0.1 अगर कलर रेड है, के की वैल्यू 0.8 अगर कलर ब्लू है। तो बच्चे ब्लू कलर मोबाइल फेज में है कि रेड कलर मोबाइल फेज में? जल्दी आंसर करो। सर ब्लू। हाँ जी, ब्लू ब्लू जो है वो मोबाइल फेज में है क्योंकि उसका के बड़ा है। जिनका बेटा के बड़ा है वो मोबाइल फेज में रहना चाहते हैं, जिनका के छोटा है बेटा वो स्टेशनरी फेज में रहना चाहते हैं। राबिया शहजाद समझ आ गई मेरे बेटे? यस सर। ओके आगे चलते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं जो बुक में नहीं है। जी जी बेटा उमामा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुने इस फार्मूले को देखें। आपने मुझसे क्लास में सीखा है कि बेटा के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल फेज ओवर कंसंट्रेशन इन स्टेशनरी फेज। बेटा मोबाइल फेज बटे के ऊपर है, जो बटे के ऊपर रकम होती है जिसे न्यूमिरेटर कहते हैं, न्यूमिरेटर के साथ किसी चीज का तल्लुक क्या होता है, डायरेक्ट। ये बात मानती हैं आपके नहीं? उमामा उमामा ये बात क्लियर हो गई है? जी, इसका मतलब जो चीज मोबाइल फेज में होगी उसका के बढ़ाएगा। यानी आप मोबाइल फेज में ज्यादा है तो आपका के ज्यादा है, और अगर आप स्टेशनरी फेज में ज्यादा रहेंगे तो फिर बेटा आपका के छोटा हो जाएगा, क्योंकि बटे के नीचे वाली चीज के साथ रिलेशन होता है इनवर्स। क्लियर है? तो मामा समझ आ गई है कि बेटे रिपीट कर दूं? आ रही है सर। ओके मेरे बच्चों आगे देखें। अब ये चीज बुक में नहीं है, सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखी है, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक। एक क्रोमेटोग्राफी होती है आयन एक्सचेंज के जरिए जिसमें आयन्स बनते हैं। एक होती है कॉलम के जरिए जिसमें हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं लंबी सी। एक होती है HPLG हाइड्रोफोर्स लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। और एक क्रोमेटोग्राफी होती है पेपर के जरिए। ऐसे एक क्रोमेटोग्राफी होती है TLC के जरिए। TLC का मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये बेटा मेरे, ये सिर्फ ना बुक में नहीं लिखा है, सिर्फ आपको बताया है क्रोमेटोग्राफी आप पेपर के जरिए भी कर सकते हैं, आयन्स बनाकर भी कर सकते हैं, किसी शीशे की ट्यूब में भी कर सकते हैं, लिक्विड गैस को यूज करके भी कर सकते हैं। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिखा है कि क्रोमेटोग्राफी मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है जी? जी अभी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आगे देखें, क्लियर है? अब इरफा फातिमा खुद को अनम्यूट करें। इरफा फातिमा, EG9 से इरफा फातिमा। इरफा जी फातिमा, सर। ओके। इरफा फातिमा, अब 3 तरह की मूवमेंट होती है क्रोमेटोग्राफी के पेपर में, तो जो रखना। एक होती है मेरे बेटे असेंडिंग। असेंड के अंदर क्या होगा,
चीज ऊपर चढ़ेगी। जैसे आप किसी किसी कागज को पानी के अंदर डुबोएं तो पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा ना। जैसे आप किसी पौधे को पानी देते हैं, जमीन में डालते हैं, तो कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी जमीन से पौधे के ऊपर आ जाता है कि नहीं? आता है। तो अगर लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसे बोलेंगे असेंडिंग। और एक होता है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। जैसे आप अपनी अपनी दीवार के ऊपर पानी का गिलास फेंक दे तो पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा कि नहीं? इरफा फातिमा, इरफा फातिमा, अमन अमन आप मुझे सर बताएं, बोल रही हूँ, होता है। अमन फातिमा दीवार पे पानी फेंक के पानी नीचे आएगा कि नहीं? जी आए- सर। ओके, तो बेटा अगर लिक्विड ऊपर मूव करे तो उसे बोलते हैं असेंडिंग, अगर लिक्विड नीचे मूव करे तो उसे बोलते हैं डिसेंडिंग। सम टाइम लिक्विड फैल जाता है, मिसाल के तौर पे आप अपने कपड़ों के ऊपर पानी का कतरा फेंके, कतरा फैल जाएगा, होएगा ना? तो शर्ट के ऊपर पानी फेंके तो पानी फैल जाता है कि नहीं? तो बेटा अगर लिक्विड फैल यस जाएगा सर। तो फिर उसे बोलते हैं रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है जी यहां तक? सर ओके आवाज कट रही है। ओके बेटा, अगर लिक्विड ना ही ऊपर ऊपर मूव कर जाए तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड नीचे मूव कर जाएगा तो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, और अगर लिक्विड फैल जाए तो उस फैलने वाली क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। मिसाल के तौर पे आप अपने कपड़ों पे पानी फेंके तो पानी आपके कपड़ों पे फैल जाएगा, तो ये फैलने को क्या बोलते हैं? रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है जी? सर ये तीनों की तीनों नहीं नहीं हाँ, सेंडिंग और रेडियस एक टाइम पे ही होंगी या फिर अलग-अलग नहीं होंगी? अलग अलग है, हमने सिर्फ सेंडिंग पढ़नी है, हमारे सिलेबस में सिर्फ सेंडिंग है। मैं जरा बुक से जरा थोड़ा ज्यादा लिखा है ताकि मेरे बच्चों को ना सारा नॉलेज आ जाए। क्लियर है जी? यस सर। अब बेटा जी सर। आज की आखिरी डेफिनेशन, ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पेपर में आप क्रोमेटोग्राफी के अंदर यानी एब्जॉर्प्शन और पार्टीशन में फर्क लिखें तो मुझे रखिएगा। तो बेटा आपने मुझसे दो तरह के स्टेशनरी फेज पढ़े हैं, एक का नाम था सॉलिड, तो सॉलिड को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर मैं स्टेशनरी फेज यूज करूं लिक्विड तो उसे बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब मेरे बच्चे खुद से डेफिनेशन बनाए, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? बच्चे बोलेंगे द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तरीका समझ में आ गई है बेटे? डेफिनेशन समझ में आ गई है? सर दूसरी है पार्टीशन। जी बेटा नूर फातिमा, मैं रिपीट पार्टीशन, सर ओके 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 बेटा मैं पार्टीशन की डेफिनेशन करूंगा, आपको समझ आ जाएगी मैंने ऊपर क्या बताया। सुनिए, अगर पेपर वाला पूछ ले पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तो फिर मेरे बच्चों ने कैसे डेफिनेशन लिखनी है? ये जो मैंने लिखा है इसको सीक्वेंस में लिखना शुरू, ये देखिएगा जरा, मैं लिखने जा रहा हूँ। पेपर में आ जाए डिफाइन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तो बच्चे लिखेंगे द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब समझ आ गई है? अब समझ आ गई है कि ऐसी जी ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसका स्टेशनरी फेज सॉलिड है वो एब्जॉर्प्शन है, और जिसका स्टेशनरी फेज लिक्विड है बेटे वो पार्टीशन है। अब आपने डेफिनेशन बुक से पढ़नी, आपको एक एक लाइन और मिलेगी। पार्टीशन में वो कहता है चीजें मोबाइल और स्टेशनरी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और एब्जॉर्प्शन में वो कहता है कि चीजें सिर्फ और सिर्फ आके इनर्ट सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये एक एक लाइन आपने बुक से पढ़नी थी। अब बेटा आगे देखते हैं, आगे मेरा बेटा ये अब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के दरमियान फर्क है, ये मैंने आप लोगों को अभी मैंने शुरू में बता दिया है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी चीज के अंदर जाके जज्ब होना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी चीज के ऊपर जाके जज्ब होना। तो बस यहां तक करना है, ये डब्बा नहीं करना, ये डब्बा मैंने कल पढ़ाना है। तो लेक्चर किसी भी टाइम एंड हो जाएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें, और बाकी बच्चों को भी सेंड करें जो मुझसे नहीं भी पढ़ते। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सर 2 अल्लाह मिनट हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर 2 मिनट अटेंडेंस ले लें। हाँ अटेंडेंस बेटे लगा के ले मुझे लूं भेज दें। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले आप, लें। ले लें। सर हाँ मुझे आपसे न्यूट्री तो हो जानी है बेटा, मैसेज पे पूछ लेना। ठीक ओके है, सर। जी नूर फातिमा किया हुआ कल वाला लेक्चर अपलोड चेक करो। अल्लाह हाफिज।